आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इस पर बात करेंगे। इसके एग्जाम में वेटेज है 8 मार्क्स की। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ऐसी सिक्योरिटीज जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पीरियोडिक इनकम मिलती रहती है। जैसे मान लो आपने इंटरेस्ट पर किसी को पैसा उधार दिया तो आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहेगा और लास्ट में आपको प्रिंसिपल रीपे हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो गई। अब इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को इशू कौन कौन कर सकता है? गवर्नमेंट इशू कर सकती है। गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है वो इशू कर सकती है, या फिर प्राइवेट बॉडीज हो गई, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब इशू कर सकते हैं। इशू जो जो करता है उस हिसाब से इन सिक्योरिटी का नाम बदल जाता है। फीचर सेम ही होते हैं कि रेगुलर इनकम मिलेगी और लास्ट में प्रिंसिपल का रीपे होगा, लेकिन इशू कौन कर रहा है उसके हिसाब से इनका नाम बदल जाता है। जैसे आपके होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको जीसैक भी कहते हैं। इनको स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। फिर आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बॉन्ड और प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स। पब्लिक सेक्टर जो बॉन्ड होते हैं वो आपके गवर्नमेंट एजेंसी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये इशू करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या हो गई? जिनमें गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल होता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो क्या हो गया? ये पॉलिटिकल कनेक्शंस हो गए। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम करती है। जैसे आपका एसबीआई बैंक हो गया, फिर ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस तरह से जब आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट एजेंसी इशू करती है, उन्हें क्या कह देते हैं? पब्लिक सेक्टर बॉन्ड। और प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड क्या हो गए? जो आपके कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी इशू करेगी वो हो गए आपके प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड। या फिर प्राइवेट बैंक्स इशू कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये इशू कर रहे हैं, तो आपके प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड में आ गए। तो हमारी क्या है? मेजरली 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक जीसेक्स गवर्नमेंट इशू करती है, एक पब्लिक सेक्टर बॉन्ड और फिर प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स। अब जो मार्केट शेयर है उसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये लार्जेस्ट सेगमेंट है। फिर जो आपके कॉर्पोरेट डेट आते हैं ये सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है। और मेजरली जो कॉर्पोरेट डेट होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि कुछ एचएनआईज या फिर सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को इशू किया जाता है। रिटेल पार्टिसिपेशन, हमारे आपके जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ही कम है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनको इशू कौन कर रहा है उस हिसाब से रेगुलेटर भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने इशू करी है या फिर बैंक्स या फिर एनबीएफसी ने इशू करी है तो उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। और नॉन गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट डेब्ट जो इसको इशू करता है उसे सेबी रेगुलेट करता है। अब जो ये सिक्योरिटीज इशू होती है इनको बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में आपने कुछ प्राइस देकर इसको बाय किया, ईश्वर ने आपको इशू किया, आपने उसको कुछ पैसे दिए, तो उसके बदले में ईश्वर आपको क्या देगा? पीरियोडिक इनकम देगा। और लास्ट में आपका जो भी पैसा होगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो जो पीरियोडिक पेमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? कूपन। उसका नाम होता है कूपन, क्योंकि पहले आपको कूपन दे दिए जाते थे कि ये कूपन अगर आप प्रेजेंट करोगे तो इसके बदले आपको पेमेंट मिल जाएगी, इसलिए इन्हें कूपन कहा जाता है। और लास्ट में जो आपको पेमेंट मिलेगी उसे फार वैल्यू या फिर रिडेम्पशन वैल्यू भी कहते हैं। फार वैल्यू कब कहेंगे? जब जो आपको अमाउंट मिल रहा है मैच्योरिटी पर, लास्ट में जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो फेस वैल्यू के इक्वल है, तब तो उसे कहेंगे फार वैल्यू। और अगर डिफरेंट है तो उसे कहेंगे रिडेम्पशन वैल्यू। जैसे मान लो फेस वैल्यू थी 100, जो भी आपका बॉन्ड इशू होता है उसकी एक फिक्स फेस वैल्यू होती है। मार्केट प्राइस अलग चीज है, फेस वैल्यू अलग चीज है। फेस वैल्यू के बेस पर आपका कूपन डिसाइड होता है। मार्केट प्राइस है कि आप कितना पैसा देकर इसे खरीद रहे हो। फेस वैल्यू अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मार्केट प्राइस 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। पर इस फेस वैल्यू का मीनिंग क्या है? कि इसी के बेस पर आपका कूपन कैलकुलेट होगा। मान लो आपको बोल रहे हैं 8% कूपन मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इस फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। 100 है यानी कि 8 रुपीज आपको कूपन मिलेगा। तो अगर लास्ट में आपको 100 ही वापस मिल रहे हैं तो आपको पार वैल्यू कहेंगे। और 100 के अलावा कुछ 97 या 102 कुछ और वैल्यू मिल रही है तो उसे रिडेम्पशन वैल्यू कह देंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि कूपन जो कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू के बेस पर ही कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर फेस वैल्यू अगर 100 है और मैं बोलता हूँ कि कूपन आपको 8% मिलेगा, तो आपको एनुअली कितना मिलेगा? 8 रुपीज मिलते रहेंगे। और लास्ट में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। लास्ट में आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रहेगा। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस पर इसे खरीदेंगे। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम है, हम 100 रुपीज देकर इस सिक्योरिटी को बाय कर लेंगे। फिर ये सिक्योरिटी हमें क्या देगी? पीरियोडिक कूपन पेमेंट देगी। और लास्ट में जो भी इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगी। और मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है।
जैसे यहाँ पर फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस भी 100 है। फिर किसी पॉइंट पर हो सकता है कि मार्केट प्राइस चेंज हो जाए, मार्केट प्राइस 98 हो गया यहाँ पर मार्केट प्राइस 101, तो मार्केट प्राइस डिफरेंट भी हो सकता है। एक तो ये डिमांड और सप्लाई कि कितने खरीदने वाले कितने बेचने वाले उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट के। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो मार्केट प्राइस घटेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगी तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट पहले 8% थी, अब 9% हो गई, तो लोग क्या करेंगे? जो भी बॉन्ड उन्हें 9% दे रहा है उसे बाय करने का देखेंगे। ये वाला बॉन्ड हमें 8% दे रहा है, तो इसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जो भी नया बॉन्ड 9% हमें दे रहा होगा, जो भी मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो दे रहा होगा, उसकी तरफ बाय करने की तरफ जाएंगे, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और हमारी डिमांड कम हुई तो हमारा प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, हमें ये 8 दे रहा है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7, ये ज्यादा दे रहा है, यानी कि लोग इसे बाय करना पसंद करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसलिए इसका प्राइस इंक्रीज होगा। इसीलिए इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो मार्केट प्राइस गिरेगा, और इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। अब आपके बॉन्ड कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमने नॉर्मल बॉन्ड देखा कि पीरियोडिक पेमेंट देगा, फिर लास्ट में आपको पार वैल्यू रिटर्न करेगा। आपका एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है। इसमें क्या होता है? आपको कोई कूपन नहीं मिलता, स्टार्टिंग में आपने बाय किया, लास्ट में आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही, तो जनरली जो आपका इशू प्राइस होता है वो डिस्काउंट पर चलता है। डिस्काउंट मतलब कि फेस वैल्यू से कम। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से कम, और प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा। तो जो भी जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो जनरली डिस्काउंट पर इशू होता है, और लास्ट में आपको फेस वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। इसके अलावा आपका होता है परपेचुअल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? आपको पीरियोडिक पेमेंट फॉर एवर मिलती रहेगी, कोई इसकी मैच्योरिटी डेट है ही नहीं कि यहाँ पर आकर कभी मैच्योर होगा और हमें ये जो पे किया था, हमने फेस वैल्यू पे की थी, ये वापस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो पे किया आपको फॉर एवर कूपन पेमेंट मिलती रहेगी, तो उसे हम कह देते हैं परपेचुअल बॉन्ड। इसके अलावा आपके कुछ और टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे टेन्योर। ये क्या है? जो मैच्योरिटी पीरियड होता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने बाय किया, 5 साल के लिए आपने बॉन्ड को बाय किया है, तो जो ये 5 ईयर्स है ये आपका क्या हो गया? मैच्योरिटी पीरियड हो गया। इसको हम कह देते हैं टेन्योर या फिर टेन्योर। फिर आप कहते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। अगर किसी सिक्योरिटी की मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, कि आपने बॉन्ड बाय किया और 1 ईयर से पहले वो मैच्योर हो रही है, तो उसे बोल देंगे मनी मार्केट, और 1 ईयर से ज्यादा है तो उसे बोल देंगे कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। फिर आपका आता है एक यील्ड। यील्ड क्या है? कि मान लो आपने कुछ प्राइस देकर ये बॉन्ड को खरीदा, मान लो 93 देकर कुछ खरीदा, फिर आपको पीरियोडिक पेमेंट मिली, और लास्ट में आपको रिडेम्पशन वैल्यू कुछ मिली। तो ये जो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, इसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है उसे बोलेंगे यील्ड। तो ये आपका किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? कि आपने इनिशियल प्राइस क्या दिया है, आपने किस प्राइस पर परचेज किया है, फिर आपको कूपन क्या मिल रहा है, फिर आपकी रिडेम्पशन वैल्यू लास्ट में कितना पैसा मिल रहा है, फिर ये कितने टाइम तक मिलेगा, यानी कि मैच्योरिटी या फिर टेन्योर कितना है, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट। जो हमें ये कूपन मिल रहा है ये एनुअली मिल रहा है, सेमी एनुअली मिल रहा है, कि हर 6 महीने में मिल रहा है, हर साल में मिल रहा है, हर मंथ मिल रहा है, हर क्वार्टर मिल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये हमें कूपन मिल रहा है, इन पर भी डिपेंड करेगा। तभी तो हमारे कैश फ्लो क्या आ रहे हैं वो डिसाइड होंगे, और उसी हिसाब से हमारी रिटर्न कैलकुलेट होगी। ये चीज हम एक्सेल में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि यील्ड अगर हमें ये सब चीजें पता हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बॉन्ड्स के साथ ऑप्शन भी अटैच हो सकते हैं। ऑप्शन क्या हो सकते हैं? बॉन्ड्स विद कॉल ऑप्शन। इसमें क्या होता है? जो इशूर है, जो आपको बॉन्ड इशू कर रहा है, उसके पास राइट रहता है कि वो मैच्योरिटी से पहले भी उन्हें वापस खरीद सकता है। जनरली आपका क्या होता है? स्टार्टिंग में आपने प्राइस देकर खरीदा, आपको पेमेंट मिलेगी, और मैच्योरिटी पर आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर बॉन्ड के साथ कॉल ऑप्शन अटैच है, तो इशूअर इस मैच्योरिटी से पहले भी इस बॉन्ड को वापस खरीद सकता है, आपको कुछ वैल्यू देकर वापस खरीद सकता है, और आपकी कूपन पेमेंट बंद हो जाएगी। तो बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन में क्या है? कि जिसने इशू किया है बॉन्ड, उसके पास राइट है कि वो मैच्योरिटी से पहले उसको वापस खरीद सके, वापस रिडीम कर सके। और ये कब रिडीम करेगा? मान लो इसने बॉन्ड बेचा था 8% पे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई अब 6%, तो ये 8% देना पड़ेगा। इसने तो लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैच्योरिटी है तब तक प्रॉमिस किया था कि मैं 8% दूंगा, पर मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट आ गई 6%। अगर इसके पास ऑप्शन हो कि इसे आप वापस ले सकते हो, तो ये क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड वापस ले लेगा और 6% वाला इशू कर देगा, ताकि उसका इंटरेस्ट बच जाए। तो ये इशूअर के लिए बेनिफिट होता है। लेकिन इसमें इन्वेस्टर के लिए क्या रिस्क है? उसने स्टार्टिंग में 8% पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। अगर इशूअर ने बीच में ही वापस ले लिया,
इन्वेस्टर के पास पैसा आ जाएगा, उसे फिर से इसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पर हो सकता है कि उसे 8% रिटर्न ना मिले। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी केवल 6% ही चल रहा है। तो इसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क आ जाता है। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। अगर कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो ईश्वर के लिए बेनिफिशियल है, तो इसका अपोजिट जो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा, तो उसे हम क्या कह देते हैं? बॉन्ड विद पुट ऑप्शन। इसमें इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो बीच में कभी भी ईश्वर को अपना बॉन्ड वापस बेच सकता है। अगेन इन्वेस्टर ये डिसीजन कब लेगा? अगर मान लो ये 8% दे रहा था और मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई 10%, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? 8% वाला बेच देगा और 10% वाला खरीद लेगा, ताकि उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। तो बॉन्ड विद पुट ऑप्शन में क्या है? इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो टाइम से पहले उसे बेच सके। जनरली इनमें क्या रहता है कि कभी भी बेचने की बजाय कुछ डेट डिसाइड कर लेते हैं, कि जैसे कॉल में भी और पुट में भी, कि कभी भी खरीदने की बजाय जैसे डिसाइड कर लिया कि हम 2 साल बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, 3 साल बाद, 4 साल बाद। कुछ स्पेसिफिक डेट है जिन पर हम वापस ले सकते हैं, और किस प्राइस पर वापस लेंगे वो भी डिसाइड पहले से हो जाता है। रैंडमली नहीं रहता कि मेरा जब मन किया तब कर दिया। डेट भी फिक्स कर देंगे, और जिस डेट पर करें उस डेट पर किस प्राइस में वापस लेंगे वो भी फिक्स कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि वो बॉन्ड को बेचकर उस कंपनी के इक्विटी शेयर ले सके। तो जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपका नॉर्मल बॉन्ड चलता रहेगा, आपको पेमेंट मिलती रहेगी। लास्ट में जब मैच्योरिटी आएगी, उस टाइम पर आपको पैसा मिलने की बजाय आपको उस कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट आता है कि अलग अलग कंपनियां बॉन्ड्स को इशू कर रही हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड सेफ कितना है? मान लो कोई 10% दे रहा है, कोई 12% दे रहा है, कोई 8% दे रहा है, लेकिन वो ये सब दे पाएगा? पता चले उसने बेच तो दिया, बाद में वो डिफॉल्ट कर जाए, कि जो उसने कहा था कि 10% दूंगा वो देने से मना कर दे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड कितना सेफ है? उसके लिए मेनली तीन चीजें एग्जिस्ट करती है: इंडेंचर, कोवेनेंट्स और क्रेडिट रेटिंग। इंडेंचर क्या है? ईश्वर और इन्वेस्टर के बीच में लीगल एग्रीमेंट है। जैसे हम मकान रेंट पर लेते हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। इसी तरह से इंडेंचर में बॉन्ड की जो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, बॉन्ड के जो भी फीचर्स होंगे, वो सारे इसमें मेंशन होंगे। जैसे कि पार वैल्यू क्या रहेगी, लास्ट में आपको कितनी रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, कूपन रेट क्या रहेगा, कितने साल के लिए है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी कूपन पेमेंट की, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली क्या रहेगी, कोलेटरल फॉर द बॉन्ड, क्या गारंटी है बॉन्ड की, अगर पेमेंट पर डिफॉल्ट होता है उसके बदले में क्या गारंटी है, कोई प्रॉपर्टी बैक एंड पर है या किसी पर्सन ने गारंटी ले रखी है, क्या कोलेटरल है उसके लिए, सीनियोरिटी ऑफ द पेमेंट्स, कि हमें इक्विटी से पहले इसकी पेमेंट मिलेगी या फिर किस किस असेट से पहले हमें इसकी पेमेंट मिलेगी, ये सब इंडेंचर में मेंशन रहेगा। फिर कोवेनेंट क्या होते हैं? इसमें इन्वेस्टर के राइट और ईश्वर पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब मेंशन होता है। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? एक्शन विच ईश्वर आर रिक्वायर्ड टू डू, ईश्वर को ये एक्शन करने पड़ेंगे। और नेगेटिव में क्या होता है? ईश्वर ये सारे एक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो इन्वेस्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर हमें लोन दे रहे हो, आप फर्दर और लोन रेज नहीं कर सकते। तो एक टाइप का क्या हो गया? नेगेटिव कोवेनेंट हो गया। फिर थर्ड आपका क्या आता है? क्रेडिट रेटिंग। हर एक बॉन्ड जो भी मार्केट में इशू होता है उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती है। रेट कैसे करती है? लेटर्स की फॉर्म में, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी और डी। इस तरह से अल्फाबेटिकली रेट करती है। ट्रिपल ए हाईएस्ट रेटिंग यानी कि मोस्ट सेफ बॉन्ड है, और डी यानी कि सबसे खराब रेटिंग, कि ये तो डिफॉल्ट करने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसको हमने चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अब नेक्स्ट आता है कंसेप्ट इंटरेस्टिंग वैल्यू का, कि एक बॉन्ड जो है वो कुछ कूपन पेमेंट दे रहा है और फिर लास्ट में कुछ रिडेम्पशन वैल्यू देगा। तो उसको हम अगर प्रेजेंट वैल्यू में, कि आज की डेट में उसकी कीमत कितनी होगी, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो अगर फाइंड आउट कर लें तो वो हमारी क्या आ जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं? जो भी हमें पीरियोडिक पेमेंट मिल रही है, जैसे यहाँ पर मिल रही है, इसको प्रेजेंट फॉर्म में ले आए। आज के दिन इसकी कितनी वैल्यू है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और जो रिडेम्पशन मिल रहा है इसको भी, हर एक को प्रेजेंट टर्म में ले आए और फिर इनको ऐड कर दें, तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। और प्रेजेंट टर्म में लाते कैसे हैं? हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। आर हमारा क्या है? डिस्काउंट रेट, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? यील्ड, कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है। और एन क्या है? हमारा टाइम पीरियड। अगर हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, ये आ जाएगी 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये टी क्या है? हमारा एन। और ये आर क्या है? हमारी ये रेट ऑफ रिटर्न।
अब यहाँ पर सी एफ क्या है, हमने सी एफ से डिवाइड किया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न को, तो ये है हमारी कूपन की पेमेंट फ्रीक्वेंसी। ये सेमी एनुअली है तो ये 2 से रिप्लेस हो जाएगा, एनुअली है तो ये 1 रहेगा, क्वार्टरली है तो 4 से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जो ये आर होती है हमारी, ये एनुअल होती है कि साल में हमें 12% का कूपन मिलेगा। अगर यही चीज हमें 2 टाइम्स मिल रही है तो हमें 6 एक टाइम मिलेगा, 6 एक टाइम मिलेगा, यानी कि 6% हमारी सेमी एनुअल रिटर्न हो गई। इसीलिए हम रेट को एडजस्ट करते हैं कि हमारी कूपन पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। सिमिलरली यहाँ पर एन इंटू सी एफ, अब हमारी कूपन पेमेंट साल में 2 बार मिल रही है, तो हमारा पहले टाइम पीरियड 5 था तो ये इंटू 2 कि हमें 10 टाइम्स पेमेंट मिलेगी। इसके लिए हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सी एफ से, जो टाइम फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ये चीज मैनुअली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, इसके लिए हम एक्सेल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। एक्सेल में आपका एक प्राइस करके फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर आप ये सारी डिटेल्स डालोगे, जो भी डिटेल्स चाहिए, जैसे फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू के बेस पर आपका कूपन कैलकुलेट होगा, कूपन कितनी परसेंटेज पर आपको मिलेगा, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यील्ड क्या है, आर की वैल्यू क्या है, फिर टाइम मैच्योरिटी टाइम कितना है और रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, ये सब डालोगे तो आपको प्राइस जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो निकाल कर दे देगा। एक्सेल में हमारा प्राइस का फॉर्मूला कहाँ पर आएगा, फॉर्मूलाज, फाइनेंशियल, और इसके अंदर हम सर्च करेंगे प्राइस। ये हमारा प्राइस का है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। इसमें हमें डिटेल्स डालनी होती है। क्या क्या डिटेल्स डालनी है, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, रेट, यील्ड, रिडेम्पशन, फ्रीक्वेंसी और बेसिस, ये 7 चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सेटलमेंट क्या होता है कि आपके पास कब ये असेट आई, कब आपके पास इस सिक्योरिटी की ओनरशिप आई। मैच्योरिटी, कब आपको इसकी रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। हमें क्या दिया है यहाँ पर, 5 ईयर्स दिया है कि हमारा बॉन्ड 5 ईयर्स का है, लेकिन ना तो ये दिया कि हमारे पास कब आएगी, ना हमारी रिडेम्पशन वैल्यू कब होगी, बस हमें टाइम दिया है कि 5 ईयर्स का है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टार्ट डेट और उसके बाद 5 ईयर्स बाद की मैच्योरिटी डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, हम यूज करेंगे डेट, फिर हम लेंगे ईयर, मंथ और डे। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 2022, कोमा मंथ ले लेता हूँ फर्स्ट और डे भी ले लेता हूँ फर्स्ट। फिर मुझे 5 ईयर्स बाद का डालना है, तो अगेन मैं ये डेट लेता हूँ। डेट किस लिए, ताकि ये जो भी हमारी दिया है हमने 2022-0101, ये डेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हमें 5 ईयर्स बाद का लेना है, तो मैं 2027 ले लेता हूँ। सेम 01,01, इनडायरेक्टली हमारा क्या हो गया, हमारे 5 ईयर्स हो गए। हमने टाइम को डिफाइन कर दिया सेटलमेंट और मैच्योरिटी की फॉर्म में कि हमारा टाइम कितना है, 5 ईयर्स। फिर रेट क्या है हमारी, ये कूपन की रेट, कि हमें कितने परसेंट कूपन मिलेगा, हमें 12% मिलेगा तो 12%। यील्ड, हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 14%, तो 14%, यहाँ दोनों पर ही परसेंटेज लगाना जरूरी है। फिर रिडेम्पशन वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1000 मिल रही है, लेकिन हमारी फेस वैल्यू कितनी थी, 1000 थी, 1000 पे हमें 1000 मिल रहा है। लेकिन इसमें हमें क्या डालना होता है, 100 के बेस पर, कि अगर हमारी फेस वैल्यू 100 होती तो हमें रिडेम्पशन वैल्यू कितनी मिलती। 1000 पर 1000 मिल रही है, तो 100 पर कितनी मिलेगी, 100। तो हमें पर 100 फेस वैल्यू के हिसाब से रिडेम्पशन वैल्यू डालनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली यानी हमें साल में 2 बार पेमेंट मिलेगी, तो फ्रीक्वेंसी हम डाल देंगे 2। बेसिस में आपको 0 डालना है। ये क्या होता है, डे काउंट कन्वेंशन। इसको हम इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर हमेशा आपको फॉर्मूले में 0 डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा प्राइस। प्राइस आया आपका 92.9, लेकिन ये किसके लिए आया, 100 फेस वैल्यू के लिए। हमारी कितनी थी, 1000 थी, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 929.76। इतना हमारा प्राइस होना चाहिए, यानी कि इतनी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले में डेटा डालना है, और डेटा डालते वक्त ध्यान क्या रखना है कि टाइम है उसको सेटलमेंट और मैच्योरिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम डेट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। रेट हमारी क्या है, कूपन परसेंटेज, और यील्ड हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फिर हमारी रिडेम्पशन जो भी वैल्यू है वो हमें पर 100 फेस वैल्यू, जैसे यहाँ पर 1000 के बेस पर थी, पर 100 फेस वैल्यू हमें डालनी है। फ्रीक्वेंसी हमारी सेमी एनुअल है तो 2, एनुअल है तो 1, क्वार्टरली है तो 4, मंथली है तो 12। बेसिस हमेशा 0। यहाँ पर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये पर 100 के बेस पर आएगा। अगर हमारी फेस वैल्यू अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1000 थी तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा 929.76, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कि जो आपको कूपन पेमेंट मिल रही है इनटू में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। ये क्या होता है,
कि हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बदले में हमें कूपन मिल रहा था और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिल रही थी। ये जो कूपन मिल रहा है, जैसे मान लो 8% मिल रहा है, 8 हमें एनुअली मिल रहे हैं। अगर हमें इस 8 की जगह अगर 1 1 1 1 मिल रहा होता, लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू भी 1 मिल रही होती, तो ये जो कूपन पेमेंट है 1111, इसकी प्रेजेंट डे में क्या वैल्यू होती, ये दिखाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। कि जो हमें कूपन पेमेंट मिल रहा है, अगर ये 11 मिल रहा होता, तो आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी होती। इसको हम कूपन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि जो हमें कूपन मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी कूपन की आज की प्रेजेंट दिन में वैल्यू क्या होगी, वो आ जाएगी। सिमिलरली, जो हमें फाइनल रिडेम्पशन मिल रहा था, अगर हमें 1 रुपीज मिल रहा होता, तो वो वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होती है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, कि कूपन अगर 1 1 मिल रहा होता तो उनकी प्रेजेंट डे में क्या वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, कि रिडेम्पशन में हमें जो 1 मिल रहा था उसकी आज के दिन क्या वैल्यू है। इस वाले को कूपन से मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है इसको रिडेम्पशन वैल्यू, फाइनल में एक्चुअल में जितनी मिले उससे मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, सेम एग्जांपल है, हमारी फेस वैल्यू 1000 है, हमारा 12% कूपन रेट है, सेमी एनुअल पेमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न 14% चाहिए, 5 ईयर्स, और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 1000। और हमें दो चीजें दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% कोमा 10, ये हमें 7 और 10 क्यों दिया हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या थी, 14% थी, लेकिन ये क्या थी, एनुअल थी। तो यहाँ पर हमें सेमी एनुअल यानी 2 से डिवाइड करके 7% ये वाली चाहिए। और टाइम पीरियड कितना था, 5 ईयर्स, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेमी एनुअल ही है। तो ये 10, इसके लिए हमें फैक्टर दिया हुआ है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, कि 7% इंटरेस्ट रेट हो और 10 ईयर्स के लिए हो, तो 1 रुपये की आज के दिन में क्या वैल्यू होगी। तो ये हमें दो चीजें दी हुई है, हमें सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। लेकिन यहाँ पर कूपन पेमेंट कितनी रहेगी, जो आपको एक टाइम में मिलेगी। जैसे एनुअली हमें 12% मिल रही थी, यानी कि 120 मिलती, लेकिन सेमी एनुअल है यानी फर्स्ट टाइम में हमें 60 ही मिलेगी। ये 60 यहाँ पर जाएगा, 120 नहीं जाएगा। जो हमें एक्चुअल में पेमेंट मिलेगी, सेमी एनुअल जो पेमेंट मिलेगी वो जाएगी। कूपन हमें 60 मिल रहा है तो कूपन की जगह 60 आ गया, यहाँ पर ये फैक्टर आ गया, लास्ट में हमें 1000 रिडेम्पशन वैल्यू मिल रही है, ये आ गया, और इनटू में इसका फैक्टर आ गया। इनको सम कर देंगे, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। सेम ही आई हमारी 9 टू 9 पॉइंट समथिंग। तो जनरली एग्जाम में आपसे इस वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला जो फॉर्मूला था एक्सेल फॉर्मूला, उस पर भी पूछा जा सकता है, पर जनरली आपसे इस वाले फॉर्मूले पर पूछा जाता है। आपको ये दो फैक्टर दे देंगे और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। अब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, इसका हम यूज क्या करें। एक तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, कि उसकी प्राइस होनी क्या चाहिए। एक होता है मार्केट प्राइस, कि अभी मार्केट में उसका प्राइस क्या है। तो अब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, तो उसके बेसिस पर हम डिसीजन कैसे लें। अगर मार्केट प्राइस हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी कि जितना प्राइस उसका होना चाहिए उससे अभी कम चल रहा है, तो क्या करें, बाय कर लो, ताकि जब वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस अगर कम है तो बाय कर लो, मार्केट प्राइस सेम है तो फेयर वैल्यू है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, तो कुछ मत करो। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है यानी कि ओवर प्राइस्ड है, अगर हमारे पास है तो सेल कर दो, अगर नहीं है तो बाय नहीं करना है। तो इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालकर उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यील्ड मेजर्स। आपकी अलग अलग तरह की यील्ड होती है, कूपन यील्ड होती है, करंट यील्ड होती है, और यील्ड टू मैच्योरिटी, और इसके अलावा यील्ड टू कॉल भी होती है। कूपन यील्ड क्या है, कि जो आपको एनुअल कूपन पेमेंट मिल रही है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, से आपकी कूपन यील्ड आ जाएगी। जैसे मान लो आपको कूपन मिल रहा है 8.24 रुपीज का कूपन मिल रहा है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू हमें 103 दी हुई है। अगर हमें कूपन यील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कूपन को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से, तो हमारी 8.24%, ये हमारी कूपन यील्ड आ गई। करंट यील्ड क्या होती है, कि जो हमारी एनुअल कूपन पेमेंट है डिवाइड बाय में मार्केट प्राइस। कूपन यील्ड में क्या था, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, करंट यील्ड में क्या है, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो हम किसे डिवाइड कर देंगे, 103 से, तो हमारी करंट यील्ड आ जाएगी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, जो हमने प्राइस के फॉर्मूले में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डाला था, वो हमारी क्या थी, यील्ड टू मैच्योरिटी थी। इसको हम आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, कूपन पेमेंट को प्रेजेंट टर्म पर ले आओ और फेस वैल्यू को प्रेजेंट टर्म पर ले आओ। यहाँ पर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अगर हम यहाँ पर इसको मार्केट प्राइस से रिप्लेस कर दें, कि अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, तो ये जो हमारी आर है ये हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी हो जाएगी। अगेन हमें मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है यील्ड नाम से। पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्राइस। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, यील्ड। अगेन फॉर्मूलाज फाइनेंशियल यील्ड इसमें मिलेगा।
इसमें अगेन हम सारी डिटेल्स डालेंगे, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फेस वैल्यू, कूपन, फ्रीक्वेंसी। अब डिफरेंस क्या आएगा, वहां पर हम यील्ड डालते थे, यहाँ पर हम मार्केट प्राइस डाल देंगे कि अभी इसका मार्केट प्राइस क्या है और रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, तो हमें यील्ड मिल जाएगी। इसको भी एक बार हम पुट करके देखते हैं। फॉर्मूलाज, फाइनेंशियल, और यहाँ पर हमें यील्ड लास्ट में मिलेगा। यील्ड ओपन करेंगे, हमारा ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेटलमेंट हमारी क्या है, 1/1/2022, तो इसके लिए डेट, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। फिर मैच्योरिटी हमारी क्या है, 2027, तो अगेन डेट 2027,01,01, ये डेट आ गई। रेट हमारी क्या होती है, कूपन रेट 12%। प्राइस, पीआर क्या होता है हमारा, प्राइस 97.5। फिर हमारी रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 100। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेमी एनुअली यानी कि 2 बेसिस में हमारा जाएगा 0। तो ये हमारी क्या आ गई, यील्ड आ गई 0.1269। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 12.69। तो हमारी यील्ड क्या आ गई, 12.69। सिमिलरली आपका होता है यील्ड टू कॉल। ये किन में होता है, बॉन्ड्स विद कॉल ऑप्शन। बॉन्ड्स विद कॉल ऑप्शन में क्या था कि मैच्योरिटी से पहले इश्यूअर बॉन्ड को वापस ले सकता है। तो इसमें आता है आपका यील्ड टू कॉल। मान लो ये आपका बॉन्ड है, कूपन पेमेंट दे रहा है, कुछ डिसाइड हो गया कि इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर इश्यूअर वापस ले सकता है। तो ये टू का क्या होगी कि मान लो यहाँ पर आपका करंट टाइम चल रहा है, और जो भी फर्स्ट पॉइंट है जहां पर ईश्वर के पास राइट है कि वो बॉन्ड को वापस ले सकता है, वहां तक का यील्ड। तो यहाँ पर आपका प्राइस भी पहले से डिसाइड होगा। पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि मैच्योरिटी पर हमारा प्राइस कितना है वो ले रहे थे, कॉल के टाइम पर जो आपका प्राइस है वो आपको रिडेम्पशन वैल्यू में ले लेना है। जैसे यहाँ पर मान लो 100 मिलेंगे, तो ये आपको रिडेम्पशन वैल्यू में ले लेना है। और मैच्योरिटी क्या ले लेनी है, आपकी लास्ट वाली डेट ना लेकर जो आपकी फर्स्ट कॉल डेट है, कि जहां पर फर्स्ट टाइम ईश्वर के पास राइट है कि वो वापस ले सकता है, वो वाली डेट डाल देनी है। केवल इतना सा चेंज करना है, बाकी अगेन आप यील्ड फॉर्मूले का यूज करो और बाकी सारी डिटेल्स को डाल दो। बस लास्ट डेट की जगह, मैच्योरिटी डेट की जगह फर्स्ट डेट टू कॉल। और रिडेम्पशन वैल्यू में क्या, कि जो भी इस टाइम पर प्राइस डिसाइड हुआ है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पर किस प्राइस पर वो वापस ले सकता है, वो वैल्यू आपको डाल देनी है। बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आपकी क्या आ जाएगी, यील्ड टू कॉल। नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस, यील्ड और कूपन के बीच में रिलेशनशिप। मार्केट प्राइस और यील्ड आपके इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी कि मार्केट प्राइस अगर कम होगा तो आपकी यील्ड ज्यादा होगी, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो यील्ड कम होगी। यील्ड आपकी क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम है, यानी कि आपकी यील्ड ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, जो भी कूपन पेमेंट है उससे ज्यादा होगी। अगर मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल है तो आपकी यील्ड कूपन के इक्वल होगी। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है यानी कि ओवर प्राइस्ड है, आपकी यील्ड कम होगी। किससे कम होगी, अगेन कूपन पेमेंट से कम होगी। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसमें से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड्स, कि जो भी आपके बॉन्ड का प्राइस है, अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज होता है तो प्राइस में कितना चेंज आएगा। हमने देखा था कि प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वॉलेटिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, कि मार्केट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगी वो कितनी ज्यादा या फिर कम होगी। तो इसमें आपके दो मेजर फैक्टर आ जाते हैं, एक कूपन, एक टाइम टू मैच्योरिटी, कि कितना टाइम अभी पड़ा है। तो जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है वो कूपन के इनवर्सली रिलेटेड होती है। यानी कि जितना ज्यादा कूपन पेमेंट होगी उतना प्राइस वॉलेटिलिटी कम होगी, जितनी कूपन पेमेंट कम होगी उतनी ज्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी होगी। इसीलिए जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, आपकी कूपन पेमेंट ही नहीं होती, इनका प्राइस ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, ज्यादा ऊपर नीचे होगा। और प्राइस वोलेटिलिटी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है मैच्योरिटी के साथ, कि जितना लॉन्ग ड्यूरेशन का बॉन्ड होगा उतना ही वो इंटरेस्ट रेट के लेके ज्यादा सेंसिटिव होगा और उतनी ज्यादा उनमें प्राइस मूवमेंट आएगी। फिर नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन क्या चीज है, आपने स्टार्टिंग में कुछ प्राइस देकर बॉन्ड को परचेज किया, फिर आपको कूपन पेमेंट मिल रही है और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिल रही है। ड्यूरेशन आपको क्या बताता है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। आपको कूपन पेमेंट मिलती रहेगी, उनको जब प्रेजेंट टर्म में आप लेके आओगे तो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपको बताएगी ड्यूरेशन। इसके अलावा ड्यूरेशन एक और काम क्या करती है, कि आपका इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी को भी मेजर करती है,
कि अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज होगा तो उससे आपके प्राइस में कितना मूवमेंट आएगा, वो चीज भी ड्यूरेशन मेजर करती है। तो वन बाय वन हम इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो ड्यूरेशन क्या है, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा वो बताती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का रिस्क बताती है। और जो भी ड्यूरेशन होगी वो ईयर्स ईयर्स की फॉर्म में मेंशन होगी, जैसे 3.71 इतने ईयर्स लगेंगे। और ये हमेशा जो भी आपकी मैच्योरिटी होती है उससे कम होती है जीरो बॉन्ड के अलावा। जीरो बॉन्ड के लिए क्या होगा, जो आपकी मैच्योरिटी होगी उतनी आपकी ड्यूरेशन होगी। जैसे आपके बॉन्ड की मैच्योरिटी है 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स में वो मैच्योर होगा, तो आपकी ड्यूरेशन भी 5 ईयर्स होगी जीरो कूपन बॉन्ड के लिए। बाकी सबके लिए थोड़ी सी कम होगी। और ड्यूरेशन आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है मैक्लोइड ड्यूरेशन, एक होती है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। पहले हम मैक्लोइड ड्यूरेशन को देखेंगे। इसी ड्यूरेशन से आपकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी कैलकुलेट होती है। मैक्लोइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको एक्सेल में ड्यूरेशन फॉर्मूले को यूज करना है। जब आप ड्यूरेशन के फॉर्मूले पर जाओगे, अगेन आपका बॉक्स ओपन होगा और उसमें जो भी होगा वो आपको फिल करना होगा। मेजरली आपको ये 5 चीजें फिल करनी होती हैं, फॉर्मूलाज, फाइनेंशियल, और इसमें अब ड्यूरेशन डी पर मिलेगा। तो ड्यूरेशन को ओपन करेंगे तो ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया। सेटलमेंट डेट डालेंगे, कितनी है 2022 0101। फिर मैच्योरिटी डेट डालेंगे, कितनी है 2030 0101। फिर हमारी कूपन 12% कूपन रेट है। यील्ड हमारी क्या है 9%। और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है सेमी एनुअली यानी कि 2। और लास्ट में बेसिस हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये हमारी ड्यूरेशन आ गई 5.569। ये हमारी कौन सी ड्यूरेशन देता है, मैक्लोइड ड्यूरेशन देता है। और ये ड्यूरेशन किस में आएगी, ईयर्स में आएगी। अब इसी मैक्लोइड ड्यूरेशन का यूज करके हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है मैक्लोइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड टू मैच्योरिटी एडजस्टेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट। एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। मैक्लोइड ड्यूरेशन मान लेते हैं कि 5 ईयर्स आई। यील्ड टू मैच्योरिटी पर एनम दी हुई है हमें 12%, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हाफ ईयरली यानी कि 2 टाइम्स पेमेंट होगी पर एनम। तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे, वाईटीएम को 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जितनी हमारी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे। वाईटीएम एडजस्टेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट, तो जितनी भी टाइम पेमेंट्स हो रहा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। 5 हमारा क्या होगा मैक्लोइड ड्यूरेशन, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस वाईटीएम एडजस्टेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट। 12% हमारी वाईटीएम थी और एडजस्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 डिवाइडेड 1.06 हमारी क्या आ गई 4.72 ईयर्स। ये आ गई हमारी मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें क्या बताती है कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में चेंज होगा, किसी पर्टिकुलर अमाउंट से चेंज होगा, तो हमारे प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये माइनस क्यों है, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो प्राइस डाउन जाएगा, इंटरेस्ट रेट घटेंगी तो प्राइस अप जाएगा, इसीलिए ये माइनस। अगेन एग्जांपल देखते हैं। अगर मार्केट इंटरेस्ट मान लो 9% थी अभी और चेंज होकर 10% हो गई, यानी कि +1% का चेंज आया, और हमारी मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या थी 4.72 ईयर्स, तो हमारे प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज आना चाहिए, कितना आना चाहिए माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन माइनस 4.72 इंटू में चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट 1% का चेंज आया इंटू में 1%, यानी कि -4.72। कि हमारा प्राइस 4.72% से डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई है और इनवर्स रिलेशनशिप होती है। सिमिलरली अगर मार्केट रेट्स डाउन हो जाती 9 से 8% चल जाती, यानी कि -1% का चेंज आता, तो हमारा क्या था -4.72 इंटू -1%, यानी कि 4.72% हमारा प्राइस इंक्रीज होता। इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगी तो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बताती है कि अगर हमारी इंटरेस्ट रेट में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स का चेंज आ रहा है, हमारे प्राइस पर कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। मैक्लोइड ड्यूरेशन क्या बताती थी कि जो हमने इनिशियल पेमेंट करी है उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। लास्ट कंसेप्ट आपका आता है डे काउंट कन्वेंशन, जो कि हमारा जो भी अब तक फॉर्मूले देखे थे उसमें लास्ट में बेसिस आता था जिसमें हम जीरो डालते थे। तो वो क्या था डे काउंट कन्वेंशन मेथड, कि कौन सा यूज कर रहे हैं। डे काउंट कन्वेंशन का मीनिंग क्या है कि हमने कितने दिनों के लिए अपनी सिक्योरिटी को होल्ड किया, जिसको कहते हैं होल्डिंग पीरियड, वो कैलकुलेट करने का मेथड है। कि अब हमारे मंथ में जैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, हर मंथ में अलग अलग डेज होते हैं। तो होल्डिंग पीरियड
कि कितने पीरियड के लिए हमने सिक्योरिटी को अपने पास रखा, उसको एक यूनिफॉर्म वे में कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसे कह देते हैं डे काउंट कन्वेंशन मेथड। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी बेसिस पर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट होगा। जितने टाइम के लिए आप सिक्योरिटी को होल्ड करते हो उतने ही पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये वैसे तो हर एक कंट्री में अलग अलग होता है, और इसके अलावा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इनमें भी अलग अलग होता है, लेकिन इनमें कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे जो इंडियन मनी मार्केट होता है उसमें एक्चुअल डिवाइड बाय 365। एक्चुअल क्या है कि दिन में जितने दिनों के लिए आपने रखा उतने दिन डिवाइड बाय 365, कि 1 ईयर में हम मान के चलेंगे कि 365 डेज होते हैं, चाहे आपका लीप ईयर हो चाहे कुछ हो, हम 365 डेज मान के चलेंगे, और जितने एक्चुअल डेज के लिए आपने रखा उससे कैलकुलेट करेंगे आपका होल्डिंग पीरियड। और सेम चीज बॉन्ड मार्केट में क्या है, 30/360। 30 क्या है आपका कि एक मंथ में कितने डेज है, मंथ फिर आपका चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो चाहे मार्च हो चाहे अप्रैल हो, कोई भी मंथ हो, हम उनमें मान के चलेंगे कि 30 डेज है, और 1 ईयर में 360 डेज है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको कह देते हैं 30/360। इंडियन बॉन्ड मार्केट में यही फॉलो होता है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज एक्चुअल बाय एक्चुअल, एक्चुअल बाय 360, 30 बाय एक्चुअल, अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। और सबसे ज्यादा मेन क्या है, इंडियन मनी मार्केट और इंडियन बॉन्ड मार्केट, कि इनमें क्या फॉलो होता है। और जो हम जीरो डालते हैं वो यही होता है 30/360। इसके साथ हमारे चैप्टर 4 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।